हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 2 क्रैब साइकिल। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 2 क्रैब साइकिल। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था क्या, रेस्पिरेशन का इंटरव्यू, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस। आज हम पढ़ते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल क्या होता है? क्रैब साइकिल के अंदर मान लीजिए आपका ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। हमने पिछले लेक्चर में क्या बनाया था? ये 6 कार्बन की शुगर है, 6 कार्बन। पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस कराया था, तो बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बना था हमारा? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बना था पायरुविक एसिड। तो चलो बनाते हैं इससे भैया अपने 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड जो 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे। ये 6 कार्बन का था ग्लूकोज, ये 3-3 मॉलिक्यूल के 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 3 कार्बन। जब हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया था तो बीच में हमें क्या क्या मिला था, मतलब कितनी एनर्जी मिली थी, आप ये बताइए। बीच में हमें मिली थी 2 ATP प्लस 2 NADH2। 2 NADH2। इस पूरी मैकेनिज्म को हमने क्या कहा था? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, हमने ग्लूकोज को तोड़ा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया था। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो चुका था तो हमें मिला था पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड के बीच में हमें क्या क्या मिला था? हमने टोटल एनर्जी तो बनाई थी 4 ATP हमने बनाई थी टोटल, जिसमें से हमें लाभ कितना हुआ था? कितनी ATP का हमको लाभ हुआ था? हमें लाभ हुआ था केवल 2 ATP का। ठीक है, और साथ में 2 NADH2 मिले थे। जो 2 ATP यहाँ पे मिली है, जो आपको डायरेक्ट 2 ATP मिली थी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। ठीक है, अगर हम किसी भी रिएक्शन के थ्रू, किसी मैकेनिज्म के थ्रू अगर डायरेक्ट ATP बना लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ATP बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। ठीक है, और साथ में हमें मिली थी यहाँ पे 2 NADH2। ये जो NADH2 है, ये क्या है? ये है समझो खजाना। ये है आपका समझो खजाना, NADH2। एक NADH2 के अंदर कितनी ATP ट्रैप होती है बताइए आप? एक NADH2 के अंदर आपकी 3 ATP ट्रैप होती हैं। 3 ATP ट्रैप होती हैं। 3 ATP। ठीक है, 3 ATP ट्रैप होती हैं। तो हमने क्या कहते हैं? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया था, उसके बीच में हमने 2 ATP जहां पे हमको मिली थी और 2 NADH2 हमको मिल गए थे। तो अब हम इस मैकेनिज्म को, इस पूरी रिएक्शन को आगे ले चलने वाले हैं। ये जो हमारा पायरुविक एसिड है ना, ये जो हमारा पायरुविक एसिड है, अब इसकी किस्मत तय करेगी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका डिवाइड होगा 2 पार्ट में। एरोबिक, एनारोबिक। ठीक है, ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो हमारा पायरुविक एसिड है, इसकी किस्मत तय करेगी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अगर मान लीजिए O2 की प्रेजेंस है, O2 की प्रेजेंस है, ठीक है, O2 की यहाँ पे प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2, तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा।
प्रेजेंस ऑफ O2 आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और साथ में सेलुलर नीड भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर सेल को जरूरत नहीं है और O2 की प्रेजेंस है तो खाली मूली तो भैया आपका सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा नहीं, खाली मूली आपका सेल एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा। अगर O2 है और साथ में सेल की जरूरत भी है, मतलब प्रेजेंस ऑफ O2 एंड सेलुलर नीड, ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। जब एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो क्या हमें मिलेगी, हमको मिलेगा यहाँ पे CO2 प्लस 36 से 38 ATP। हमने कल अपने लेक्चर में पूरा बताया था क्या क्या कहानी, क्या क्या सिस्टम होता है, ठीक है। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो हमें यहाँ पे मिलेगी CO2 प्लस 36 से 38 ATP, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन होता तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई नहीं जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया ले लीजिए आप, बैक्टीरिया इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और O2 की प्रेजेंस नहीं होगी, O2 यहाँ पे आपकी एब्सेंट होगी। तो क्या होगा, या तो आपका ये एथिल अल्कोहल बनाएंगे, एथिल अल्कोहल, या आपका ये लैक्टिक एसिड बनाएंगे, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है, प्लस CO2 रिलीज करेंगे। क्या होता है जब आपका ग्लूकोज, यहाँ पे आपको पूरी रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज है 66 C6H12O6 जब रिएक्शन जब आपको ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो यहाँ पे क्या बनता है, एथिल अल्कोहल प्लस CO2, एथिल अल्कोहल प्लस CO2। यही जो CO2 है ना, आटे को फुलाती है, खमीर को, क्या होता है यहाँ पे आपकी रखी जाती है यीस्ट, यहाँ पे होता है आपका यीस्ट। जब ग्लूकोज यीस्ट के थ्रू ब्रेक डाउन करता है तो आपका एथिल अल्कोहल, यहाँ पे होता है आपका एथिल अल्कोहल और CO2 निकलती है। जब आटे के अंदर जब ये रिएक्शन होती है, जब CO2 उसके अंदर से एटमॉस्फेयर में जाती है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर जब CO2 जाती है तो वो आटे को फुला देती है। तो इसी तरह हमारा खमीर उठाया जाता है और हमारे जो ब्रेड वगैरह होते हैं इसी रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। या फिर अगर मान लीजिए लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, हम लोगों की जो आरबीसी होती है ना, हम लोगों की जो आरबीसी होती है, ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बता सकता है, सेम भैया ग्लूकोज का आधा कर दो लैक्टिक एसिड बन जाएगा आपका C3H6O3, ये आपका है लैक्टिक, ये है आपका लैक्टिक एसिड। तो हम यहाँ पे कॉमनली बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है, क्योंकि हमको क्रैब साइकिल चलानी है, हमको और एनर्जी बनानी है, तो भैया हम यहाँ पे बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर एनारोबिक होगा रेस्पिरेशन तो आपकी ग्लाइकोलिसिस तक ही ये मैकेनिज्म रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, केवल वहां पे 2 ATP मिलेंगे और साथ में 2 NADH2 मिलेगा, ठीक है, 2 ATP मिलेगी, 2 NADH2 मिलेगा। तो अब हम एंट्री करेंगे, अब हम एंट्री कहाँ करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जा रहे हैं तो हमको क्रैब साइकिल के अंदर जाना होगा। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा पायरुविक एसिड है ना, ये आपका कन्वर्ट होता है, लो मिटा के थोड़ा फिर से लिखें, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
ये जो हमारा पायरुविक एसिड बना था, ये जो हमारा पायरुविक एसिड बना था 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के, ठीक है। अब ये आपके कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, क्योंकि इनको क्रैब साइकिल के अंदर जाना है, और क्रैब साइकिल होती क्या है, ठीक है। क्रैब साइकिल अकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइक्रो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रैब साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो आपका पायरुविक एसिड है ये आपका कन्वर्ट होगा एसिटल कोएंजाइम के अंदर। क्या के अंदर? एसिटल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन रिलीज हो रहा है, मतलब एक कार्बन CO2 के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि हमारा जो पायरुविक एसिड था ये 3 कार्बन का था। कितने कार्बन का था? पायरुविक एसिड जो था 3 कार्बन का था, ये अब 2 कार्बन के कंपाउंड में बदल चुका है। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन। लिखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। रिमूवल ऑफ CO2 को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। यहाँ पे आपका CO2 रिलीज होगा। आपको पता होगा जहाँ पे CO2 रिलीज होता है वहां पे आपका हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपका साथ में आपका हाइड्रोजन भी रिलीज होगा, H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया है। तो हम नहीं चाहते कि साइटोप्लाज्म के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा बढ़े, क्योंकि अगर हमने कल भी लेक्चर में बताया था, अगर हाइड्रोजन की मात्रा साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा होगी तो क्या होगा भैया, pH डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। pH जहाँ डिक्रीज हुआ तो पूरे प्लांट की होम्योस्टेसिस बिगड़ जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा साइटोप्लाज्म के अंदर बढ़े। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपकी क्या आती है, यहाँ पे आपकी आती है NAD। यहाँ पे आपकी NAD आती है और इस हाइड्रोजन को कैच करके कन्वर्ट हो जाती हैं NADH2 में, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन निकला, NAD ने इसने कैच किया और कैच करके NADH2 के अंदर ये कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक। NADH2 के अंदर ये कन्वर्ट हो चुकी है। और साथ में यहाँ पे CO2 भी निकला है। यहाँ पे एंजाइम का क्या नाम होगा भैया? हमने बताया था कि जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर कोई भी स्टेप होता है बिना एंजाइम के अधूरा है। भैया अधूरा है, तो यहाँ पे एंजाइम का कौन सा नाम होगा? यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो हाइड्रोजन रिमूवल क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। एंजाइम यहाँ पे कौन सा यूज होगा? डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। काहे से हाइड्रोजन निकल रहा है? पायरुवेट से, ठीक है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम का आपका यहाँ पे नाम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब क्या होगा, यही एसिटल को एंजाइम एंटर करेगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये एंटर करेगा। वहां पे बहुत से आपके एंजाइम वगैरह होंगे और वहां पे बहुत से NAD FAD बनने वाले, एनर्जी बनने वाली है। तो देखते हैं भैया लेक्चर में बिल्कुल धुआंधार मजा आएगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये आपका एंटर होगा साइकिल के अंदर। ये है आपकी क्रैब साइकिल, जहाँ पे क्या क्या बनने वाला है? NADH2, FADH2 और ATP,
ठीक है। तो यहाँ पे हम सब कुछ भैया बनाने वाले हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा? पाया जाएगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिख देते हैं, यहाँ पे लिखें मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में लिख दिया है, आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम क्रेब्स साइकिल को बढ़िया से। हमने क्या बना लिया पायरुविक एसिड से, हमने यहाँ पे बना लिया पायरुविक एसिड से एसिटल कोएंजाइम, एसिटल कोएंजाइम जो एक 2 मॉलिक्यूल का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल का कंपाउंड है। हम यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है और यहाँ पे हम 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। तो भैया क्या करेंगे? फिर वही किसी से उधार लेंगे जाके। तो यहाँ पे जैसे ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर बहुत सी एंजाइम वगैरह मॉलिक्यूल वगैरह पाए जाते हैं। वहीं पे एक दानी, एक अच्छा सा पार्टनर होता है। कौन अच्छा सा पार्टनर होता है? हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। लिखते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन के मॉलिक्यूल का कंपाउंड होता है, ठीक है। 4 कार्बन क्या होगा? एसिटल कोएंजाइम के 2 कार्बन और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के 4 कार्बन आपस में मर्ज कर जाएंगे, साझा कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलके आपका बना लेंगे एक 6 कार्बन का कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं सिट्रेट। सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड। चलो सिट्रिक एसिड लिख देते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा हम लिखेंगे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन के कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया? एसिटिल को एंजाइम की रिएक्शन हमने करा दी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था, दोनों ने आपस में कंडेंसेशन किया, कंडेंसेशन करके सिट्रिक एसिड बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, यहाँ पे हुआ कंडेंसेशन, ठीक है, यहाँ पे हुआ कंडेंसेशन। हाँ, सिट्रिक एसिड अब बन चुका है। अब हम क्या करेंगे? जो ये सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड हम चाहते हैं कि इसके CO2 ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से CO2 हम निकाल दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से हम कार्बन निकाल दें, हाइड्रोजन निकाल दें, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पे CO2 निकलेंगे उतना ही हाइड्रोजन निकलेंगे। हाइड्रोजन निकलेंगे तो उनका बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। हमने क्या बताया था? उन्हीं बॉन्ड के अंदर जो सूरज की, सन की लाइट है, फोटोन एनर्जी, उन्हीं बॉन्ड के अंदर फंसी हुई है यहाँ पे, ठीक है। जब वो बॉन्ड टूटेंगे धड़ाम से एनर्जी निकलेगी फड़ाम से, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड हमने बना लिया। हम सिट्रिक एसिड को अब और कम कार्बन का कंपाउंड में तोड़ते हुए जाएंगे, एनर्जी बनती जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, सिट्रिक एसिड से याद आया, इस क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रिक साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसे हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA, ठीक है। ये किसने दी थी? ये दी थी, साइंटिस्ट का नाम भी आप याद कर लीजिए, ये दी थी क्रेब्स साइकिल हैंस क्रेब नामक एक चचा थे हमारे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, मतलब चचा नहीं थे हमारे, उनका नाम था हैंस क्रेब, उन्हीं के नाम पे ये क्रेब्स साइकिल हुई। तो क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी हुई थी, हैंस क्रेब ने कैसे की थी वो आपको बताते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। उन्होंने वो रिसर्च कर रहे थे बर्ड के ऊपर। तो आपने बर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। बर्ड के बीच में जहाँ हम लोगों का स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम, वहाँ पे उन लोगों का कील होता है, कील, जिससे फ्लाइंग मसल्स निकलती हैं, ठीक है, जिससे फ्लाइंग मसल्स निकलती हैं। तो उन्हीं फ्लाइंग मसल्स में वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि फ्लाइंग मसल्स एनर्जी कहाँ से पाती हैं। फ्लाइंग मसल्स जब बर्ड उड़ता है तो बर्ड को एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो वहीं पास उन्होंने क्रेब्स साइकिल का आविष्कार किया था, ठीक है, क्रेब्स साइकिल का मतलब इन्वेंशन किया था, वहीं पास इन्होंने क्रेब्स साइकिल खोजी थी। तो हमने क्या किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से हमने
सिट्रिक एसिड बना लिया जो 6 कार्बन का है। सिट्रिक एसिड से हम बनाएंगे, सिट्रिक एसिड से बनाएंगे सिस एकोनिटेज, सिस एकोनिटेज, सिस एकोनिटेज, ये आपका एक इंटरमीडिएट है। हालांकि सिट्रिक एसिड से हम बताते हैं डायरेक्ट बनता क्या है। सिट्रिक एसिड से आपका बनता है यहाँ पे आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया भैया, यहाँ पे हमने बस सिट्रिक एसिड का आइसोमेराइजेशन कर दिया। सिट्रिक एसिड था उसे हम आइसोसिट्रेट के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे किया क्या, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, यहाँ पे हमने किया आइसोमेराइजेशन। ठीक है, सिट्रिक एसिड से आइसोमेराइजेशन के बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे हम सिस एकोनिटेज बोलते हैं। सिस एकोनिटेज बहुत ही चुन्नी सा समझो। ठीक है, सिस एकोनिटेज बनता है। यहाँ पे एंजाइम का क्या नाम होगा, आपका एंजाइम का नाम होगा जो दोनों में काम करेगा, दोनों में आपका एंजाइम वही काम करेगा। एंजाइम का नाम है यहाँ पे आपका एकोनिटेज, एकोनिटेज एंजाइम के आपका नाम होगा यहाँ पे एकोनिटेज। और जो हमारा आइसोसिट्रेट बना है ये भी आपका 6 कार्बन का कंपाउंड होगा, 6 कार्बन कंपाउंड का। अब क्या होगा, हम आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करेंगे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूट्रेट के हैं या ग्लूटेरिक एसिड के हैं, बात भैया आपकी सेम वही है। ठीक है, बात वही है। ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका भैया डीकार्बोक्सिलेशन। छेनू 17वां सन्हा याद है, डीकार्बोक्सिलेशन। आइसोसिट्रेट से हम बनाएंगे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक CO2 रिमूव करनी होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक CO2 को रिमूव करेंगे। अगर CO2 रिमूव होगी तो साथ में हमारी क्या यहाँ पे रिमूव होगी, साथ में हमारा हाइड्रोजन भी रिमूव होगा। जहां जहां भी हमारी CO2 रिमूव होगी वहां वहां हमारा हाइड्रोजन भी रिमूव होगा। आप ऐसे समझ लीजिए CO2 जो है यहाँ पे समझो एक सुंदर सी लड़की है। ठीक है, और हमारा जो हाइड्रोजन है ये छिछोरा सा लड़का है। जहां जहां CO2 जाएगी वहां वहां आपका हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 तो निकल गई। ठीक है, CO2 निकल गई। अब ये हाइड्रोजन को साइटोप्लाज्म के अंदर जाने नहीं देंगे, हमने बताया था कि pH डिक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के लेने के लिए यहाँ पे आएंगे आपको NAD। ठीक है, यहाँ पे आपके आएंगे NAD जो हाइड्रोजन को ट्रैप करेंगे और हाइड्रोजन को ट्रैप करके NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। NADH2 के अंदर NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस रिएक्शन को हमने क्या कहा था, क्या कह रहे हैं, इस रिएक्शन को कह रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज करेंगे हम, जहाँ पे एंजाइम हम यूज करेंगे चूंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। और कहाँ से हो रहा है, सिट्रेट से हो रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे आपका एंजाइम का नाम होगा सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब क्या होगा, अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड को, ठीक है, हम कन्वर्ट करेंगे सक्सीनिल को एंजाइम के अंदर। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे सक्सीनिल को एंजाइम में। सक्सीनिल
कोएंजाइम। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम में जब हम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे तो सक्सिनिल कोएंजाइम जो आपका है ये आपका है 4 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल, 4 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल, मतलब ये है 4C। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं, यहाँ पे भी आपका हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे एक CO2 निकली, एक CO2 निकली, और हमने बताया था CO2 के साथ क्या निकलेगा, CO2 के साथ आपका हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो आपका यहाँ हाइड्रोजन भी निकलेगा, और हाइड्रोजन को कौन पकड़ने आएगा, NAD, और NAD कहाँ में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADH2 के अंदर, NADH2 में। ठीक है, NAD आपके NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक, और यहाँ पे CO2 भी निकल चुका है, और हम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को बना रहे हैं सक्सिनिल कोएंजाइम के अंदर, तो एक कोएंजाइम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे काहे का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ कोएंजाइम, एडिशन ऑफ कोएंजाइम। ठीक है, हमने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को सक्सिनिल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट किया, तो हमने भी यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव भी हो रहा है, यहाँ पे CO2 का भी रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम हम कौन सा यूज करेंगे, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। अब क्या होगा, हम क्या चाहते हैं, अगर मान लीजिए हमने सिट्रिक एसिड के सारे कार्बन तोड़ दिया, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, सिट्रिक एसिड के सारे कार्बन को तोड़ दिया, तो कभी ना कभी ऐसी पोजीशन आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी, ये ऑक्सैलिक एसिड आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके पैसे जो आपने साझा करके बिजनेस बनाया था 6 लाख का, वो खत्म हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई अब जो अगला नेक्स्ट कंपाउंड बने उसमें कार्बन की संख्या 4 से कम हो, हम नहीं चाहते भैया, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमको ये साइकिल बार बार रन करानी है। अगर मान लीजिए साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड खत्म हो गया तो क्रैश साइकिल नहीं चलेगी, क्रैश साइकिल नहीं चलेगी तो आपको एटीपी तो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, एटीपी आपको मिलेगी ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब भैया CO2 का रिमूवल बहुत हो गया, अब CO2 मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कहीं नहीं करेंगे, अब हम जहां जहां भी निकालेंगे बस भैया हाइड्रोजन। जो छिछोरा लड़का था ना यहाँ पे, आपका छिछोरा लड़का कहाँ गया, ये दे, ये हाइड्रोजन आपका छिछोरा लड़का, ये आपका बस अपने आप मतलब इसी को रिमूवल कराएंगे और CO2 का रिमूवल यहाँ पे नहीं कराएंगे। ठीक है, अब हम सक्सिनिल को एंजाइम को हम कन्वर्ट करेंगे सक्सिनेट के अंदर, सक्सिनिल को एंजाइम को कन्वर्ट करेंगे सक्सिनेट में। ठीक है, सक्सिनेट, सक्सिनिल को एंजाइम को हम कन्वर्ट करेंगे सक्सिनेट के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एंजाइम यूज होगा सक्सिनेट सिंथेज, एंजाइम का नाम सक्सिनेट सिंथेज, यहाँ पे आपके एंजाइम का नाम होगा सक्सिनेट सिंथेज। जब सक्सिनिल को एंजाइम को सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब सक्सिनेट को एंजाइम ये अपना एक इनऑर्गेनिक फास्फेट साइटोप्लाज्म के अंदर डालता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट साइटोप्लाज्म के अंदर डालता है। ठीक, जब वो इनऑर्गेनिक फास्फेट साइटोप्लाज्म के अंदर डालता है तो उसे को पकड़ने के लिए कौन आएगा भैया, अब एडीपी नहीं आएगी, क्योंकि एडीपी बहुत बार हमने पहले पढ़ लिया भैया। अब आएगी जीडीपी, जीडीपी का मतलब गोनोसिन डाइफास्फेट। ठीक है, यहाँ पे आएगी आपकी जीडीपी, जीडीपी क्या करेगी, एक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट को पकड़ के कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी में। अब भैया यहाँ पे जो है जीटीपी के पास बहुत एनर्जी हो गई। इनको ऐसा मानिए कि जैसे कि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो अचानक से 2, 4, 10 लाख आ जाए ना तो उसके हाव भाव नहीं मिलती। ठीक है, इसी तरह जीटीपी का भी हाल है। यहाँ पे जैसे इसको फास्फेट मिला, जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हुआ,
इनको भैया एनर्जी सही नहीं गई, इनको एनर्जी सही नहीं गई, इनके हाव भाव बिगड़ गए। तो भैया इन्होंने क्या किया, फिर अपना फास्फेट छोड़ दिया, अगेन इन्होंने अपना फास्फेट छोड़ दिया, और फास्फेट छोड़ के एडीपी आई, एडीपी कन्वर्ट हो गई एटीपी के अंदर, एडीपी प्लस पी आई कन्वर्ट एटीपी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एटीपी बना ली। सक्सिनेट से अब हम बनाएंगे क्या, सक्सिनेट से बनाएंगे हम अगला हमारा जो कंपाउंड बनेगा 4 कार्बन का, ये सब 4 कार्बन के हैं, 4 कार्बन के। सक्सिनेट से बनाएंगे हम फ्यूमरेट। ठीक है, बनाते हैं, सक्सिनेट से बनाएंगे हम फ्यूमरेट, सक्सिनेट से बनाएंगे फ्यूमरेट। ठीक है, सक्सिनेट से जब हम फ्यूमरेट बनाते हैं तो यहाँ पे भी आपका डिहाइड्रोजनेशन होता है, यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोजन निकलता है। तो भैया एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन निकला है, अब इसको पकड़ने के लिए NAD नहीं आएंगे, अब इसको पकड़ने के लिए आएंगी FAD आएगी, FAD इसको पकड़ के कन्वर्ट हो जाएगी FADH2 में, FADH2, FAD इसको पकड़ के कन्वर्ट हो जाएगी FADH2 के अंदर। यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा यूज होगा, सक्सिनेट, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है सक्सिनेट के अंदर से, तो एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये भी अब 4 कार्बन कंपाउंड है, सब 4 कार्बन कंपाउंड की कहानी आपकी चल रही है। लिखा तो भैया बड़ा कचर बचर है, आप समझ लेना, टेंशन ना लीजिए। अब हम इस फ्यूमरेट को कन्वर्ट करेंगे माल्टेट के अंदर, फ्यूमरेट कन्वर्ट इनटू माल्टेट, जब हम फ्यूमरेट को कन्वर्ट करते हैं माल्टेट के अंदर, तो भैया यहाँ पे ना NAD बनता है, ना FAD बनता है, ना कोई ATP का फॉर्मेशन होता है। बस क्या होता है, फ्यूमरेट आपका ब्रेकडाउन होता है और माल्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एंजाइम आपका यूज होता है फ्यूमरेज, एंजाइम का नाम का क्या है, एंजाइम का नाम फ्यूमरेज। अब क्या है, अब आपका लास्ट स्टेप बचा है, ये माल्टेट जो है, माल्टेट जब आपका कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन निकलता है। ये आपका लास्ट स्टेप है और आपकी क्रैब साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है। जितने NAD, FAD और ATP बननी थी आपकी सब बन चुकी है। ये माल्टेट है, माल्टेट ने यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन निकाला, इस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए कौन सी आएंगी, वही आपकी ADP ने इसको पकड़ा, कन्वर्ट हो गई ATP में, नहीं ADP नहीं, सॉरी गलती हो जाती है नहीं यहाँ पे, NAD ने इसको पकड़ा और कन्वर्ट हो गई NADH2 में। ठीक है, NADH2 में, और यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा यूज होगा, माल्टेट डिहाइड्रोजिनेस, शॉर्ट में समझ लेना भैया, क्योंकि अब उधर लिख के बन नहीं रहा है। अब हमारे यहाँ पे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। हमने क्या किया, एसिटल को एंजाइम लिया, जो तो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था, एसिटल को एंजाइम का कंडेंसेशन कराया, क्या कराया, एसिटल को एंजाइम का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन कराया, जो 4 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल था, इसने 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाया सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड को हमने 6 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट किया आइसोसिट्रेट के अंदर। ठीक है, क्या किया, सिट्रिक एसिड को कन्वर्ट किया आइसोसिट्रेट के अंदर, कुछ नहीं किया, आइसोमेराइजेशन किया। ठीक है, इसके बीच में एक पुन्नी सा कंपाउंड इंटरमीडिएट वो भी बनता है, जिसे हम 6 एक्वानिटेज कहते हैं। दोनों में जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा एक्वानिटेज। ठीक है, जो आइसोसिट्रेट है, अब जो आइसोसिट्रेट है इसको हम कन्वर्ट करेंगे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, या अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। ठीक है,
अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है एक 5 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो हमने यहाँ पे एक CO2 का रिमूवल किया। अगर हमने पढ़ा था जहाँ पे CO2 निकलेगी वहाँ पे हाइड्रोजन भी निकलेगी, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो इस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए NAD आएंगी और NAD कन्वर्ट हो जाएंगे आपके NADH2 के अंदर और CO2 हमारे रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे एंजाइम आपका कौन सा यूज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है सिट्रेट से, तो एंजाइम आपका यूज होगा सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आपका कन्वर्ट होगा सक्सिनिल को एंजाइम के अंदर। सक्सिनिल को एंजाइम में जब ये कन्वर्ट होगा तो वहां पे भी आपको CO2 निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। हाइड्रोजन आपके क्या में कन्वर्ट होगी, हाइड्रोजन आपकी कन्वर्ट होगी NAD में, ठीक है। और एंजाइम का यूज होगा अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। अचानक से हमको सुना मुंह में स्पीड से गाड़ी अचानक नीचे आ गई, कई बार नहीं चलता रहता है ऐसा, ठीक है। सक्सिनिल को एंजाइम, अब हम सक्सिनिल को एंजाइम से हम बनाएंगे सक्सिनेट। सक्सिनिल को एंजाइम से बनाएंगे सक्सिनेट। सक्सिनिल को एंजाइम से अगर हमको सक्सिनेट बनाना हो तो एक सक्सिनिल को एंजाइम से बस हम इनऑर्गेनिक फास्फेट निकाल देते हैं। इनऑर्गेनिक फास्फेट निकाल दें तो हमारा बन जाता है सक्सिनेट। इनऑर्गेनिक फास्फेट जब हम निकालते हैं तो उसको पकड़ने के लिए आती है हमारी GDP बदलती है ATP के, GTP के अंदर, GTP फिर टूटती है GTP प्लस PI के अंदर और वही PI को कन्वर्ट करता है, PI पकड़ता है आपका ATP और ATP फिर बना लेता है, ठीक है। तो पकड़ना छोड़ना यहाँ पे चलता रहता है। एंजाइम आपका कौन सा बताया था यहाँ पे, सक्सिनेट सिंथेस। हाँ, फिर सक्सिनेट को अब हम कन्वर्ट करते हैं फ्यूमरेट में। जब हम फ्यूमरेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन को अब यहाँ पे कौन पकड़ेंगे, ATP, वो NAD नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे आपकी पकड़ेंगी FAD। NAD और FAD में अंदर क्या होता है आपको बता सकता है। NAD के अंदर एक NAD से 3 ATP बन सकती हैं, एक FAD से 2 ATP बन सकती हैं। तो सक्सिनेट से हमने फ्यूमरेट बना लिया और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज किया, ठीक है। अब हम फ्यूमरेट से माल्टेज बनाएंगे। जब फ्यूमरेट से माल्टेज बनाते हैं तो यहाँ पे भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, बस ये टूट जाता है, माल्टेड बन जाता है। और यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा फ्यूमरेज, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या था, थक गए बहुत, पानी प्यास लग गई है हमारे, क्योंकि घंटा से ज्यादा हमको लगता है हो गया है। अब इस फ्यूमरेट को कन्वर्ट कर दिया माल्टेट के अंदर। अब ये माल्टेट क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा, मतलब डिहाइड्रोजनेशन कराएगा। एंजाइम का नाम होगा यहाँ पे माल्टेट डिहाइड्रोजनेज। और वही जो हाइड्रोजन निकला है उसको NAD पकड़ेंगे, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा ऑक्सिलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन के कंपाउंड वाला फिर वैसा का वैसा मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, बहुत सी NAD बनाई, NAD बनाई और FAD बनाई और हमें एक डायरेक्ट एक यहाँ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन SLP एक ATP डायरेक्ट हमें यहाँ पे मिली, ठीक है। जहाँ पे हमने सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनेट बनाया था, एक ATP भी मिली। तो हमने यहाँ पे क्रेब्स साइकिल कंप्लीट कर लिया है। तो जय हिंद, मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।